जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट जीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के पीवाई के प्रश्नों पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र से हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को लाए हैं जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो हमने ग्रुप डी के उन प्रश्नों को लाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ प्रश्नों को करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पाचन की यात्रा की, तो पाचन की यात्रा हमारी 5 चरणों में पूरी हो जाती है। सबसे पहली यात्रा में सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो हमारा मुख आता है। हमारी पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है, जिसमें लार का मिलना होता है। पाचन में हमारी मुख से लार का मिलना होता है। वहीं भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। जो ग्रास नली है या भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है, यानी ये हमारा गला होता है। वहीं तीसरे पे हमारा अमाशय हो जाता है, जिसमें प्रोटीन पाचन करता है और अम्ल का माध्यम होता है। वहीं फिर छोटी आंत की बात आती है। चौथे नंबर पे छोटी आंत होती है, जिसमें पूर्ण पाचन हो जाता है और उसका अवशोषण हो जाता है। फिर जाती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण और मल निर्माण होता है। इन 5 चरणों में हमारी पाचन की यात्रा पूरी होती है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है, लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा लार है जो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत करता है। तो आप इसका जवाब देंगे टाइलिन या एमाइलेज। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके विवरण में देखें तो पाचन की प्रक्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। वहीं लार में मौजूद टाइलिन या सलाइवा, जिसे एमाइलेज कहते हैं, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है। इसका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। आज का हमारा प्रश्न नंबर 2 है अमाशय यानी स्टोमच में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए और एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोराइड। HCl हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl जो है वह, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो जाता है। इसके फैक्ट की बात करें तो HCl जो है अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे निस्सिब्य पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और भोजन के साथ आय हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी पेप्सिनोजन जो है वह सक्रिय होकर पेप्सिन में बदल जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 के देखें तो हमारा प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में मुख्य रूप से कहाँ प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की पाचन हमारा जो है, शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत हमारा स्टोमच यानी पेट से ही हो जाता है। अमाशय से हमारे प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। यहाँ पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, पित्तरस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो पित्तरस का निर्माण की बात करें तो पित्तरस का निर्माण हमारे यकृत यानी लीवर में होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, लेकिन यह जमा स्टोर पित्ताशय यानी गैल ब्लाडर में होता है। यह वसा के पाचन यानी इमल्सिफिकेशन में मदद करता है और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, किस पाचक रस को पूर्ण पाचक रस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो आप इसका सही जवाब बोलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशयी रस, जिसे पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। अग्न्याशयी रस की बात करें तो अग्न्याशय से निकलने वाले रस में एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए, ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन के लिए और लाइपेज यानी वसा के लिए तीनों मुख्य एंजाइम के साथ पाए जाते हैं।
इनमें अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइमों की ट्रिक की बात करें तो आप इसे LAT यानी लात से याद कर सकते हैं। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन हो जाता है। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो आप इसका जवाब देंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में इसका पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। इसके फैक्ट की बात करें तो भोजन का लगभग पूर्ण पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसकी आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचना होती है जिसे बिली या बिलाई कहते हैं, जो अवशोषण का क्षेत्र यानी सरफेस एरिया को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, वसा यानी फैट्स के पूर्ण पाचन के बाद वे किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? वसा यानी फैट्स जो है पाचन के बाद यह ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन के अंत में जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और वसा जो है फैटी एसिड में तथा ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं ताकि रक्त उन्हें अवशोषित न करे। यानी जो है जटिल अणु जो पाचन के बाद जटिल अणु होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदलता है, और वसा जो है जिसे फैट कहते हैं, फैट जो है वह फैटी एसिड में बदल जाता है, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य की बात करें तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य अपचे भोजन यानी अनडाइजेस्टेड फूड से अतिरिक्त जल वाटर और कुछ खनिजों का अवशोषण करना तथा अपशिष्ट को मल के रूप में बाहर निकालना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है? अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स जो है यह अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा होता है। हमारे पूर्वजों में यह सेल्यूलोज पचाने के काम आता था, लेकिन आधुनिक मानव में इसका पाचन में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग माना जाता है। हमारा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अवशेषी अंग हो जाता है। अवशेषी अंग की बात करें तो अवशेषी अंग वह होता है जिसका लंबे समय से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है शरीर में, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, यकृत यानी लीवर के संक्रमित होने या ठीक से काम करने पर रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी जब लीवर संक्रमित हो जाता है या ठीक से कार्य नहीं करता है तो रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया या जॉन्डिस, जब यकृत बिलीरुबिन जो है यह रक्त कोशिकाओं के टूटने से बना एक पीला पदार्थ है। जब यकृत बिलीरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाता तो यह रक्त में जमा होने लगता है, जिससे त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। इसे आमतौर पर लोग पीलिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है कौन सी है, जो पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी लीवर। लीवर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है। यह पित्तरस का निर्माण करती है और शरीर की डिटॉक्सिफाई यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना होता है। डिटॉक्सिफाई करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है, यानी शरीर में कोई अगर जहर पी लेता है तो उसका जो है असर यही खत्म करती है। प्रश्न पूछता है एक एग्जाम में कि अगर कोई व्यक्ति मर गए
कोई व्यक्ति जहर खाकर मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जांच किया जाता है? तो आप बताएंगे कि उसका लीवर का ही जांच होता है, उसके लीवर का जांच होता है, क्योंकि लीवर ही उस समय खराब होती है। अगर लीवर सही रहे, सही से कार्य करती रहे, तो जहर का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने आज 11 प्रश्नों को देखा है और एक पाचक एंजाइम का मास्टर चार्ट हम लाए हैं, जिसमें एंजाइम का नाम है टाइलिन। टाइलिन का जो काम है वह लाल ग्रंथियों में ये मिलता है और इसके यह जो है कार्बोहाइड्रेट ये को पचाता है, जिसका उत्पाद माल्टोज है। और वहीं पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है अमाशय में पाया जाता है। यह प्रोटीन के पाचन में काम करता है और इसका अंतिम जो उत्पाद है वह पेप्टाइड से हो जाता है। वहीं लाइपेज की बात करें तो लाइपेज अग्न्याशय से निकलता है और यह वसा के पाचन में कार्य करता है और इसकी अंतिम उत्पाद जो होती है वह फैटी एसिड में बदल जाता है। उसके बाद देखते हैं ट्रिप्सिन को। ट्रिप्सिन भी अग्न्याशय से निकलती है और यह भी प्रोटीन का पाचन करता है और यह इसकी अंतिम जो उत्पाद होती है, अंतिम रूप में यह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। आप इसे बार बार पढ़िएगा, यहाँ से इस बार प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तो हमने आज ग्रुप डी के डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर से कुछ ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कई बार इससे प्रश्न बने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न है कि हमारा जो है अग्न्याशय में अग्न्याशय में अग्न्याशय में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अग्न्याशय में 3 प्रकार की एंजाइम पाया जाता है, तीनों के नाम आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के PYQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।